नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। मैं हूं आपके साथ में ऋतु तोमर। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। सोनीपत से 4 खालिस्तानी आतंकियों के गिरफ्तार किए जाने के बाद प्रदेश के गृह मंत्री अनिल विज ने कहा कि पुलिस की बहुत बड़ी उपलब्धि है। सोनीपत पुलिस की अनिल विज ने तारीफ की है। हमारी पुलिस पूरी तरह से सतर्क है और ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। पहले भी सोनीपत पुलिस ने पकड़े थे जो आतंकवादियों को मदद करते थे और ड्रग्स का काम करते थे जी। सोनीपत पुलिस ने पकड़े और अब भी सोनीपत पुलिस ने पकड़े। बहुत बड़ी उपलब्धि है और बहुत कुछ जो था इसके आगे और भी जो निकलेगी बातें हम निकालेंगे। वहीं रोहतक में महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय में ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी कबड्डी प्रतियोगिता का आयोजन किया गया और इस मौके पर हरियाणा के कृषि मंत्री जेपी दलाल और सहकारिता राज्य मंत्री बीजेपी प्रदेश उपाध्यक्ष मनीष ग्रोवर ने शिरकत की। प्रतियोगिता में देश भर की यूनिवर्सिटी की कबड्डी टीमों ने हिस्सा लिया और ये प्रतियोगिता 22 फरवरी से 26 फरवरी तक चलेगी। कार्यक्रम में जेपी दलाल ने कहा कि हरियाणा की इस धरती ने जय सैनिकों, वैज्ञानिकों, इंजीनियरों के निर्माण की बात हो या खिलाड़ियों की हरियाणा हर क्षेत्र में अहम भूमिका निभाई है। हरियाणा के खिलाड़ियों ने एशिया गेम में, कॉमनवेल्थ गेम या फिर ओलंपिक में देश का गौरव बढ़ाने का काम किया है। महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी के प्रांगण में इंटर जोनल यूनिवर्सिटी कबड्डी चैंपियनशिप की शुरुआत हुई है। अलग अलग जोन से जो जीत के टीमें आई हैं वो अगले 6 दिन तक इस प्रतियोगिता में भाग लेंगी और यहाँ का इन सब खिलाड़ियों को बेस्ट सुविधाएं मिलेंगी, बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर है और इस तरह से भाग लेकर के मुझे उम्मीद है कि इन्हीं बच्चों में से आगे निकल करके अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मेडल लेके आएंगे और देश का नाम रोशन करेंगे। कुरुक्षेत्र में खेल मंत्री संदीप सिंह ने गांव का दौरा किया। वहीं खेल मंत्री संदीप बोले कि नगर पालिका क्षेत्र के साथ साथ अब गांव में विकास कार्यों को भी गति दी जाएगी। सरकार का लक्ष्य है कि प्रत्येक गांव को शहरों के समान मूलभूत सुविधाएं मुहैया कराई जाए। इससे पूर्व उन्होंने मां सरस्वती मंदिर एवं गुरुद्वारा साहिब माथा टेक कर दिन की शुरुआत की। उन्होंने कहा कि डेरों को पक्की सड़कों से जोड़ना और वहां 24 घंटे बिजली उपलब्ध करवाने के लिए मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने योजना शुरू की है, जिससे सभी को लाभ मिल रहा है। तो चरखी दादरी में आयोजित हुई नैलो की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की मीटिंग विधायक अभय चौटाला की अध्यक्षता में कई एजेंडे पर मुहर लगाई गई। पार्टी द्वारा जहां बुजुर्गों की पेंशन काटने पर सरकार के विरोध में सड़कों पर उतरकर आंदोलन करने का निर्णय लिया गया, तो वहीं निजी क्षेत्र में नौकरियों में आरक्षण की सच्चाई को लेकर जिला स्तर पर सम्मेलन किए जाएंगे। हरियाणा में होने वाले निकाय चुनाव पार्टी अपने सिंबल पर लड़ेगी और अभय चौटाला ने दादरी में नैलो की राष्ट्रीय कार्यकारिणी मीटिंग की अध्यक्षता की और पदाधिकारियों को पार्टी की आगामी रणनीति के बारे में दिशा निर्देश दिए। अभय चौटाला ने जेजेपी और प्रदेश सरकार पर कई बार करते हुए कहा कि जेजेपी के लोग प्रदेश को लूट रहे हैं, इसलिए ये लूट पार्टी है। जेजेपी को इनेलो से है डर। इनेलो का कैडर जेजेपी से वापस लौट रहा है और जेजेपी के घटते जनाधार को देखते हुए इनके नेताओं को सपने में भी इनेलो दिखती है। तो बुढ़ापा पेंशन जो ये सरकार काटना चाहती है, जो सत्ता में आने से पहले तो ललकारे मारते और कहते थे कि हम पेंशन बढ़ाएंगे, और जिस पार्टी की वजह से आज ये सत्ता में है, जो 5100 की बात करते थे, उनके बयान भी इस किस्म के आते हैं कि जिनके पास ठीक ठाक इनकम है उनको तो वैसे ही पेंशन विड्रा कर देनी चाहिए। ये चौधरी देवीलाल की दिया हुआ एक सम्मान है बुजुर्ग को। हमने प्रस्ताव रखा है, हम किसी भी कीमत पे पेंशन को कटने नहीं देंगे। बुजुर्ग का सम्मान बुजुर्ग को मिलेगा। बेरोजगारी वाला मामला है, जो 75% की बात करते हैं, उसमें शर्त रखी हुई है 30,000 रुपये की। अगर कोई इंडस्ट्री वाला किसी को नौकरी देगा तो 30,000 से नीचे की जो नौकरी है उसमें लगाया जा सकता है हरियाणा का आदमी 75%। 1 रुपया फालतू दे करके बाहर का लगा देगा, फिर ये क्या करेंगे? तो कोई भी कानून बनाने से पहले उस पर विचार करना चाहिए कि इसका लाभ मिल सकता है कि नहीं मिल सकता है। इससे कोई लाभ नहीं मिलने वाला।
ना नई इंडस्ट्री यहाँ लगने वाली, क्योंकि यहाँ कानून व्यवस्था नाम की चीज़ नहीं है, यहाँ सरकार नहीं है। वहीं नूंह में हरियाणा के नगर निकाय चुनाव को लेकर बीजेपी के जिला अध्यक्ष नरेंद्र पटेल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि बीजेपी प्रदेश में अपने सिंबल पर निकाय चुनाव लड़ने का प्लान तैयार कर चुकी है। इसी कड़ी में नूंह जिले में भी पार्टी अपने सिंबल पर चुनाव लड़ेगी और इसके लिए प्रदेश संगठन की तरफ से जिले की तीनों नगर पालिकाओं में प्रत्याशी तलाशने के लिए प्रभारियों की नियुक्ति की गई है। वहीं पर्थला से विधायक नयनपाल रावत ने कहा कि पर्थला की जनता उनके लिए भगवान स्वरूप है और इसी नाते वे आगामी 27 तारीख को भगवान रूपी जनता को अपने हाथों से बोझ करवाएंगे। और विधायक अपने कार्यालय पर क्षेत्र की जनता के साथ बैठक कर रहे थे और इस मौके पर क्षेत्र के सैकड़ों बुजुर्ग मौजूद रहे। उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि पंचायत चुनाव में देरी होने के कारण गाँव में सफाई व्यवस्था चरमरा गई है। इसको लेकर भी अब गाँव में अभियान चलाया जाएगा और गाँव को स्वच्छ बनाया जाएगा। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि पृथला विधानसभा की टूटी हुई सड़कों को भी जल्द ही तैयार करवा दिया जाएगा। प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ग्रामीण क्षेत्र के विकास के लिए हमेशा तैयार रहते हैं और उन्हीं के दिशा निर्देश पर गांव को शहरों की तर्ज पर विकसित किया जाएगा। देखिए, ये आज जो मेरे देवता स्वरूप जनता है, जिसमें मेरे माननीय पितातुल्य बुजुर्ग हैं, युवा साथी हैं, एक आयोजन मैं अपनी तरफ से कर रहा हूं, क्योंकि 2 साल के कार्यकाल में जब मैं चुनाव इन्होंने जिताया तो उसके बाद मैं इनको ना धन्यवाद कर पाया, ना मैं इनको कोई भोजन दे पाया हूँ। तो मैंने 27 तारीख का निमंत्रण देने के लिए और उसकी व्यवस्था के लिए ये सारी सरदारी बुलाई है। 27 तारीख को एक बहुत बड़ा मैं एक समाज इकट्ठा करके 36 बरादरी के लोगों को पहले परमात्मा का नाम हम शनिवार को 26 तारीख को लेंगे और 27 को परमात्मा का नाम लेकर इस परमात्मा रूपी जनता को मैं यहाँ जिमाऊंगा, एक भोज अपनी तरफ से दूंगा और इनका कोटि कोटि धन्यवाद करने के लिए मैंने 27 तारीख का एक प्रोग्राम यहाँ चंदावली में रखा है। देखिए, ये तो मेरे समाज पे निर्भर करता है। मेरे माता बहन बुजुर्ग जिस प्रकार से चुनाव में मैंने सबको बुलाया था और अपना दुखड़ा रोया था, आज उसी प्रकार से मैं सबको खाने के लिए निमंत्रण दूंगा, सबको बुलाऊंगा। तो मैं समझता हूं कि 50,000 से ज़्यादा लोगों को, वैसे मेरी तरफ से कोई लिमिट नहीं है, चाहे लाख हो चाहे 1.5 लाख हो, मैं पृथला के हर व्यक्ति को यहाँ बुलाकर उसकी सेवा करना चाहता हूँ, उसको जमाना चाहता हूँ। तो संख्या 50,000 से ऊपर होगी, आगे कितनी होगी इससे परमात्मा। तो बता दो कि शहरों की तर्ज पर गांव का विकास होगा, विधायक साहब ने कहा। इसके साथ ही उन्होंने भोज कराने का ऐलान भी किया है। ग्रामीणों से मिले और उन्होंने कहा कि पंचायत चुनाव की वजह से देरी हो गई है, लेकिन अब तमाम सड़कों की मरम्मत भी करवाई जाएगी। वहीं सेना में अहिर रेजिमेंट बनाए जाने की मांग को लेकर गुरुग्राम की खेड़की दौला गांव में कई प्रदेशों के अहिर समाज के लोगों के साथ अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे हैं। संयुक्त अहिर रेजिमेंट ने सत्ता पक्ष और विपक्ष के नेताओं को चेतावनी दे डाली है कि इस मुद्दे पर जो भी समाज से जुड़ा नेता संघर्ष में साथ नहीं देगा, उसका समाज बहिष्कार करेगा। संगठन के नेता झज्जर जिले के अहिर समाज के लोगों की बैठक करने के बाद पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। उन्होंने 2 टूक कहा कि कौम का हित चाहने वालों को हर साल में उनके साथ संघर्ष के प्लेटफॉर्म पर आना होगा। हालांकि समिति के सदस्यों ने केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत द्वारा इस संदर्भ में सरकार को पत्र लिखने और भाजपा सांसद डॉक्टर अरविंद शर्मा समेत कुछ अन्य पार्टियों के सांसदों को अहिर रेजिमेंट बनाए जाने का मामला संसद में उठाने के लिए आभार भी जताया। उन्होंने कहा कि देश के लिए बलिदान देने वालों में अहिर समाज के युवाओं का कितना योगदान है, ये किसी से छिपा नहीं है, लेकिन लगता यही है कि देश हित में खड़ा होने की सजा अहिर समाज भुगत रहा है। जो संयुक्त अहिर, आज हमारा जो संयुक्त अहिर रेजिमेंट मोर्चा जो बना है, हमारी एक वर्षों पुरानी मांग है यादवों की, सेना में अहिर रेजिमेंट का गठन। इसी मांग को लेकर पूरे इलाके की सरदारी ने और संयुक्त अहिर रेजिमेंट मोर्चा ने 4 फरवरी से लगातार खेड़ के दौला गुरुग्राम में धरना स्टार्ट किया हुआ है इस मांग को लेकर, और ये अनिश्चितकालीन धरना है और जब तक ये हमारी मांग पूरी नहीं हो जाती, ये धरना जब तक जारी रहेगा। इसी क्रम में 13 फरवरी को पूरी सरदारी इकट्ठी हुई थी और पूरी सरदारी ने मिलके एक फैसला लिया था कि आने वाली 23 मार्च को हम शहीदी दिवस मनाएंगे। इतिहास के किसी भी दौर को उठा लीजिए, एक दौर था जब पहली जातीय रेजिमेंट इतिहास की
सिर्फ यादवों के पास थी, जो कि महाभारत में लड़ी थी श्री कृष्ण जी की नारायणी से। और आज 2022 है कि इस जंगजू कौम को रेजिमेंट के लिए खड़ा होना पड़ रहा है। फर्स्ट वर्ल्ड वार में 19,546 अहीर मोर्चे पे थे, जो कि तमाम हिंद, मैं उस हिंदुस्तान की बात कर रहा हूँ जब उसमें पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान भी शामिल था। तो तमाम हिंदू जातियों में जो आदमियों की तादाद थी और जो मोर्चे पे लड़े थे, उसमें तमाम हिंदू जातियों में अहीर प्रथम थे। सेकेंड वर्ल्ड वार में 38,150 आदमी लड़े। आप देखिए इतना शानदार इतिहास। और मैं तो जो इस वीर भूमि पे मैं खड़ा हूँ झज्जर, जो संयुक्त वही भिवानी में कोरोना की रफ्तार भले ही थम गई हो, लेकिन फिर भी इसके बचाव के लिए दोनों डोज लगवाने की अपील स्वास्थ्य विभाग की तरफ से लगातार जारी है। अगर वैक्सीनेशन के आंकड़ों की बात की जाए तो 18+ से ऊपर के लोगों को पहली डोज लगभग 8.5 लाख तो दूसरी लगभग 7.5 लाख के करीब लग चुकी है। जिला स्वास्थ्य विभाग ने अपील की है कि जिनकी दूसरी डोज बाकी है वो वैक्सीनेशन करवाएं और सुरक्षित रहे। वहीं डॉक्टर सुनील ने बताया कि सरकार की हिदायतों के अनुसार 60+ से ऊपर के बुजुर्गों के लिए प्रिकॉशनरी डोज की विवेचना की गई है, जिसमें जिले में लगभग 6,500 बुजुर्गों ने वैक्सीनेशन लगवाई है, जो कि टारगेट के अनुसार 30% बनता है। उन्होंने बताया कि अगर फ्रंट लाइन वर्कर्स की बात की जाए तो जिले में 500 ही ऐसे वर्कर हैं जिन्होंने प्रिकॉशनरी डोज लगवाई है, जो कि टारगेट के अनुसार 9% ही बनता है। स्वास्थ्य विभाग ने इसको लेकर अपील की है कि कोरोना खत्म हो गया है, लेकिन वैक्सीनेशन जरूर करवाएं। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री और पूर्व केंद्रीय मंत्री राव वीरेंद्र सिंह की 101वीं जन्म जयंती रेवाड़ी में धूमधाम से मनाई गई और इस दौरान हरियाणा के सहकारिता मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल, अधिकारिता मंत्री ओम प्रकाश यादव, कोसली के विधायक लक्ष्मण सिंह यादव, राव वीरेंद्र सिंह के छोटे बेटे यादवेंद्र सिंह और प्रपौत्र राव अर्जुन सिंह, पूर्व कृषि मंत्री जसवंत सिंह बावल, पूर्व स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर ML रंगा, नगर परिषद के चेयरपर्सन पूनम यादव और वाइस चेयरमैन श्याम सुंदर चुघ, जिला पार्षद अजय पटोदा ने नारनौल रोड स्थित समाधि स्थल पर पुष्प अर्पित कर उन्हें अपनी भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की है। वही गुला चिका के अग्रवाल धर्मशाला में 5वें सामूहिक विवाह का आयोजन किया गया। सामूहिक विवाह कार्यक्रम श्री माता वैष्णो देवी अंतर्राष्ट्रीय ट्रस्ट की तरफ से किया गया। कार्यक्रम में समाजसेवी प्रतिपाल जिंदल ने कहा कि कन्यादान करना सबसे बड़ा महादान है। एक जरूरतमंद व्यक्ति की बेटी की शादी करके बहुत बड़ा पुण्य कमाया जाता है। श्री माता वैष्णो देवी अंतर्राष्ट्रीय ट्रस्ट द्वारा सामूहिक विवाह समारोह करके जरूरतमंदों की बेटियों की शादी का कार्य कराना सराहनीय है और इस मौके पर उन्होंने विवाह बंधन में बंधे 11 नव दंपतियों को आशीर्वाद देकर उनके नव जीवन सुखमय होने की मंगल कामना की। उन्होंने कहा कि सामाजिक परिवेश में एक दूसरे की मदद करना हमारी परंपरा में शामिल है। समय समय पर चीका के विभिन्न धार्मिक और सामाजिक संस्थाएं इस तरह के आयोजन करके जरूरतमंदों की मदद करती हैं, जो कि मानव सेवा का बहुत बड़ा उदाहरण है। और इस अवसर पर श्री माता वैष्णो देवी अंतर्राष्ट्रीय ट्रस्ट के संस्थापक प्रकाश गर्ग ने कहा कि संस्था द्वारा पीड़ित मानवता के सेवार्थ विभिन्न सेवा प्रकल्प चलाए जा रहे हैं और इनमें हर साल नववर्ष के मौके पर 9 दिवसीय भंडारा, निःशुल्क चिकित्सा कैंप और माता की चौकी लगाकर माता वैष्णो के दरबार कटरा में लगाया जा रहा है। विधायक ईश्वर सिंह ने कहा कि सरकार द्वारा प्रत्येक वर्ग को लेकर कल्याणकारी योजनाएं बनाई गई हैं, जिससे संबंधित वर्ग लाभान्वित हो रहा है। अन्य काम में श्री वैष्णो ट्रस्ट ने, चीका ने मुझे याद किया। मैं अपना फर्ज निभाने के लिए यहाँ आया हूँ और मैंने इनका निमंत्रण स्वीकार किया कि आप जो मेरी ड्यूटी लगाएंगे उसके लिए मैं तैयार हूँ। और मैं ऐसे कार्य करते रहते हैं। पिछले 2 साल में कोरोना काल में बहुत कम हुए हैं, तो मैं सोचता हूँ कि सैकड़ों कन्याओं की शादी मेरे सहयोग से हो जाए तो मैं अपना जीवन समर्थ समझूंगा। और मीडिया के माध्यम से एक संदेश और देना चाहता हूँ कि अपना लोग राइट तो समझते हैं, अपनी ड्यूटी नहीं समझते। तो राइट के साथ साथ ड्यूटी भी समझे। ड्यूटी समझेंगे तो समाज में कोई भी दुखी नहीं रहेगा, समाज के प्रति सबकी निष्ठा बढ़ेगी और जिम्मेदारी बढ़ेगी। कि मैं कोई गिनती नहीं करता, अनगिनत मेरे प्रभु ने मेरे को नीचे से कहाँ तक पहुँचा दिया, तो मैं अपना ये दायित्व समझता हूँ। मानव जाति में मुझे जन्म दिया प्रभु ने कि मेरे हाथ से ये काम हो जाए, क्योंकि एक मानव जाति है जो ये काम कर सकती है और कोई नहीं कर सकता। पहले भी हम 4 बार कर चुके हैं बेटियों की शादी, तो ये 5वां
सामूहिक विवाह का आयोजन श्री माता वैष्णो देवी अंतर्राष्ट्रीय ट्रस्ट के बैनर तले हमने किया है। ये माता रानी का आशीर्वाद है और सभी भाइयों का सहयोग है हमें, जो हम कार्यक्रम करते रहते हैं। अगला हमारा जो प्रोग्राम है वो होली के रंग कन्हैया के संग, होली उत्सव बड़ी ही धूमधाम से हम इसी प्रांगण में, अग्रवाल धर्मशाला के प्रांगण में मनाने जा रहे हैं। बहुत ही बढ़िया तरीके से हर साल मनाते हैं और हर साल हमारा 9 दिवसीय भंडारा कटरा के अंदर वैष्णो देवी दरबार में लगता है 25 दिसंबर से। तो पंचकूला पुलिस ने ऑनलाइन ठगी गिरोह का पर्दाफाश किया है। हमारे संवाददाता ने इस पूरे मामले का जायजा लिया है। देखिए, पंचकूला क्राइम ब्रांच को मिली बड़ी कामयाबी। राजस्थान के गांव से ये ऑनलाइन ठगी चल रही थी, जिस गिरोह का पर्दाफाश किया है पुलिस ने। अपने आप को आर्मी पर्सन बताकर उसके बाद लोगों को ऑनलाइन संपर्क कर उनसे ठगी करने के मामले में पंचकूला क्राइम ब्रांच सेक्टर 26 की टीम ने एक शातिर अपराधी को पकड़ा है। इस अपराधी का नाम जावेद खान है, जो राजस्थान के भरतपुर जिले का रहने वाला है। भरतपुर जिले के अंदर एक गांव पड़ता है, उस गांव का नाम है भूत। वहां के रहने वाले हैं जावेद खान। जावेद खान ने करीब 6 दर्जन से ज़्यादा वारदातों को अंजाम दिया है। असल में जावेद खान अपने आप को आर्मी का एक ऑफिसर बताता था, जिसके बाद वो ऑनलाइन लोगों से संपर्क करता था, उन्हें ऑफ़र करता था कि अगर उनके पास कोई मकान किराए पर हो या फिर कोई गाड़ी हो या कोई बाइक हो, किसी भी सामान को खरीदने के नाम पर उनसे संपर्क किया जाता था, जिसके बाद उन्हें एक कोड भेजा जाता था। उसी कोड के नाम पर जावेद खान उन लोगों से ठगी करता था। पंचकूला के अंदर करीब 5 से 6 ऐसे मामले हैं जिसके अंदर जावेद खान की भूमिका हो सकती है, जबकि पूरे हरियाणा में जावेद खान के अन्य कई मामलों के अंदर इन्वॉल्वमेंट हो सकती है। सेक्टर 26 की टीम जावेद खान को उस गांव से पकड़ कर लेकर आई है जहां पर अक्सर पुलिस की टीमें जाने से डरती थी, क्योंकि जावेद खान जिस गांव में रहता है वहां के युवाओं का यही काम है। वो लोग जो हरियाणा के रहने वाले लोग हैं या राजस्थान के रहने वाले लोग हैं, पंजाब के रहने वाले लोग हैं, उनसे संपर्क करते थे, उसके बाद उन्हें ऑनलाइन ठगी का शिकार बनाते थे। जावेद खान का एक पूरा ग्रुप है जो ऑनलाइन ठगी के काम को करने के अंदर माहिर है। जावेद खान को 10 दिन के पुलिस रिमांड पर लिया गया है। इसके करीब आधा दर्जन से ज़्यादा साथी हो सकते हैं। इसके साथ साथ पंचकूला के अंदर ही आधा दर्जन के करीब वारदातें हो सकती हैं, जबकि पूरे हरियाणा के अंदर 5 से लेकर 8 दर्जन के करीब वारदातों के अंदर जावेद खान की भूमिका हो सकती है। अब ऐसे में देखना यह होगा कि क्राइम ब्रांच की पूछताछ के अंदर क्या क्या बातें सामने आती हैं। कैमरामैन कपिल नागपाल के साथ अमित शर्मा, इंडिया न्यूज़ हरियाणा। तो सिरसा के फरवाई गांव की ठाड़ी में अवैध शराब बनाने की सूचना पर छापेमारी करने पहुंची और सदर थाना पुलिस टीम पर हमला किए जाने का मामला सामने आया है। पुलिस ने मौके से 90 लीटर लाहन बरामद किया है और इसके बाद हमलावर मौके से फरार हो गए। सदर थाना पुलिस ने आरोपी पिता पुत्र और 5 महिलाओं के खिलाफ सरकारी कार्य में बाधा डालने, जान से मारने की धमकी देने, हाथापाई करने और आबकारी अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। सदर थाना प्रभारी ईश्वर सिंह ने बताया कि पुलिस टीम फरवाई कला के पास बस स्टैंड पर मौजूद थी और इस दौरान सूचना मिली कि कुलवंत सिंह ढाणी में अवैध तरीके से शराब निकाल रहा था और सूचना पर पुलिस टीम मौके पर पहुंची और गड्ढे में पॉलिथीन में रखा लाहन बरामद कर लिया। कल हमारी पुलिस पार्टी वहाँ रेड वगैरह करने के लिए गई थी कि उनको सोर्स रिपोर्ट मिली थी। वैसे भी वहाँ की शिकायतें आती रहती है कि वहाँ नाजायज़ शराब निकलती है उन ढाणियों में। तो वहाँ पर हमारी पार्टी ने एक आदमी को, उसका नाम शायद बग्गा कुछ ऐसा है, उसको लाहन वगैरह तैयार करते हुए देखा। तो उसको पकड़ने की कोशिश की तो वो उसके घर में घुस गया और वहाँ पर जब उसको काबू किया उसकी वहाँ की औरतें और उसके पिताजी ने पुलिस के साथ काफ़ी धक्का मुक्की मारपीट की, यहाँ तक कि जो खेत में काम करने के लिए इंस्ट्रूमेंट होते हैं उनसे भी उन्होंने मारने की कोशिश। गुरुग्राम के सेक्टर 29 व्यापार केंद्र के सामने मचान अहाते में सीएम फ्लाइंग ने छापेमारी की है। रेड के दौरान पता चला कि बिना एक्साइज विभाग के परमिशन के अहाता चलाया जा रहा था और अवैध अहाते में बिना परमिशन के शराब पिलाई जाती थी। वहीं अहाते में रेड के दौरान करीब 60 लड़के लड़कियां मौजूद थे और सभी लड़के लड़कियां शराब का सेवन करते पाए गए।
तो बता दें आपको, काफ़ी तेज़ आवाज़ में म्यूजिक बजाया जा रहा था। जांच के दौरान पता चला कि दिग्विजय और प्रमोद कई महीने से अवैध अहाता चला रहे थे और अहाता मालिक शराब ठेकेदार को रोजाना 10,600 रुपये देते थे। वहीं ठेकेदार ने परमिशन एक्साइज फीस भरी होने के बाद भी कही। मौके से अहाता कैशियर गोपाल कुमार यादव को गिरफ्तार भी कर लिया गया है। तो महेंद्रगढ़ में महिला स्मगलर के ठिकाने पर छापेमारी करते समय पुलिस टीम पर महिला स्मगलर और उसके परिवार ने हमला कर दिया, जिसमें 3 पुलिसकर्मी घायल हुए हैं। वहीं बाद में भारी पुलिस बल ने महिला स्मगलर और उसके परिवार के अन्य सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया है। प्रबंधक SI अश्विनी के नेतृत्व में थाना शहर महेंद्रगढ़ की टीम ने गुप्त सूचना के आधार पर महेंद्रगढ़ अनाज मंडी से एक महिला रिंकी निवासी झारखंड को अवैध नशीले पदार्थ सहित गिरफ्तार किया था, जिससे पुलिस ने 300 ग्राम गांजा बरामद किया था। पुलिस ने आरोपिता के खिलाफ थाना शहर महेंद्रगढ़ में NDPS एक्ट के तहत मामला दर्ज कर गिरफ्तार किया था। पूछताछ में आरोपिता ने बतलाया था कि वह गांजा बेचने के लिए ओडिशा निवासी शकुंतला के पास से गांजा लेकर आती है। तो हरियाणा के अंबाला में आज बड़ा हादसा हो गया, जहां वाटर पार्क में पिकनिक मनाने गए एक निजी स्कूल की टीचर की जान चली गई, तो वहीं स्कूली छात्र भी झूले की ग्रिल टूटने की वजह से गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसे के बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर घायलों को अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने रिया नाम की 23 वर्षीय महिला टीचर को मृत घोषित कर दिया। फिलहाल पुलिस ने वाटर पार्क के मैनेजर को गिरफ्तार कर लिया है। हादसे के बाद घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया, तो डॉक्टरों ने 23 वर्षीय रिया गर्ग को डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। मिली जानकारी के अनुसार मृतका अधोई गांव के जय पब्लिक स्कूल में काम करती थी। जानकारी देते हुए पुलिस अधिकारियों ने बताया कि मनकी रोड पर स्थित H2O पार्क में यह हादसा हुआ है। तो यमुनानगर में 3 दिन पहले पिटबुल कुत्ते के काटने से एक व्यक्ति की मौत हो गई। कुत्ते के मृतक के भाई ने गोली मार दी है और कुत्ते की बॉडी को नाली में फेंक दिया है। वहीं घटना की जानकारी लेने पहुंचे 2 पत्रकारों से भी मृतक के भाई द्वारा मारपीट की गई, जिसके संबंध में पुलिस ने विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज करके मृतक के भाई सेवानिवृत्त फौजी जसविंदर सिंह को गिरफ्तार कर लिया है और उसे कोर्ट में पेश कर 2 दिन की रिमांड पर लिया है। आरोपी जसविंदर सिंह से रिवॉल्वर भी बरामद कर ली गई है। तो पानीपत जिले में दिल दहला देने वाली एक वारदात सामने आई है, जहां मामूली कहासुनी के चलते श्रमिक युवकों ने हत्या कर दी। 3 युवकों ने साथी श्रमिक के साथ मारपीट की और उसकी गुप्तांग में हवा का पाइप डालकर हवा भर दी, जिससे 18 वर्षीय युवक की 7 दिन निजी अस्पतालों में इलाज चलने के बाद मौत हो गई है और उसके शव को सिविल अस्पताल ले जाया गया, जहां परिजनों के बयानों के आधार पर पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर लिया है। वहीं गरोंडा के कैमला गांव में मोबाइल कॉल करने को लेकर 2 परिवार में जमकर विवाद हो गया। लड़की के परिवार का आरोप है कि पड़ोस का एक लड़का लगातार उनकी बेटी के मोबाइल नंबर पर फोन करके परेशान कर रहा था। जब वे उस लड़के की शिकायत लेकर उनके घर गए तो लड़के के पिता ने शिकायत सुनने की बजाय उनके साथ मारपीट शुरू कर दी। वहीं लड़के के आरोप है कि मोबाइल कॉल लड़के द्वारा किया जा रहा था और लड़की के परिजनों ने उसे बात करते हुए पकड़ लिया था। कुछ देर बाद दर्जन भर लोगों ने उनके घर आकर लाठी डंडों से हमला बोल दिया और दोनों पक्षों के घायलों को इलाज के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र घरोंडा में ले जाया गया, जहां से 2 घायलों की गंभीर हालत को देखते हुए डॉक्टरों ने उन्हें प्राथमिक उपचार के बाद कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। आगे बढ़िए, फतेहाबाद के सिरसा रोड पर देर रात एक तेज रफ्तार कार खंबे से जा टकराई, जिससे बड़ा हादसा हो गया। हादसे में बुरी तरह से कार क्षतिग्रस्त हुई और कार में बैठे 5 लोग घायल हो गए। घायलों को फतेहाबाद के नागरिक अस्पताल में भर्ती करवाया गया। सभी कार सवार घायलों की हालत ठीक बताई जा रही है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए इंडिया न्यूज।